बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता की खेती किसानी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी ये जिम्मेदारी निभाते हैं अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक रियरिंग तालाब बनवाने के लिए पा सकते हैं अनुदान। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्य पालकों के लिए उनकी निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 1 एकड़ निजी भूमि पर बनाए जाने वाले तालाब पर होने वाले खर्च का 70 से 80% खर्च सरकार वहन करेगी और शेष राशि लाभुक द्वारा वहन करना होगा। राज्य के मछली पालक जिनके पास अपना कम से कम 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन हो, रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए लागत खर्च का 80% और अन्य जातियों के लिए लागत का 70% खर्च अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि लाभुकों को स्वयं खर्च करना होगा। राज्य के योग्य मत्स्य पालक इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। जल की समस्या का बहुत हद तक निवारण करता है टपक सिंचाई प्रणाली। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। झारखंड के कई क्षेत्रों में मक्का मुख्य रूप से लगाई जाती है। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं स्वान 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2। वहीं हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बिरसा विकास मक्का 1 और 2, स्वान 1 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कृषि समाचार में। आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने
देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है, गेहूं की सामयिक देखभाल कैसे करें। पूरे भारत में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो गेहूं की फसल को बेहद ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसमें समय समय पर सिंचाई कैसे करनी है, सही समय पर उर्वरक कैसे देना है, कीट और रोगों से कैसे बचाना है, ये सब जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को होना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको यही जानकारी देंगे इस फीचर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। मौसम बेरहमी से पेश न आए तो पैदावार किसानों को खुश कर देती है। गेहूं की फसल की सही देखभाल करके और बीजों के चयन में सतर्कता अपनाकर पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और इसकी उपज से अधिकतम लाभ भी लिया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि किसान इसके प्रति जागरूक हों। वैज्ञानिकों की माने तो गेहूं की फसल के लिए ऐसी दोमट मिट्टी वाले खेत सही रहते हैं जहां ज़्यादा जलभराव की स्थिति न रहती हो। वैसे पौधों को संतुलित मात्रा की खुराक देने वाली पर्याप्त खाद दी जाए तो हल्की ज़मीन से भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो गेहूं में लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आदमी किसान बीज अच्छा खरीदें, अच्छा जगह से लें। दूसरे बाद उसको उपचार करें, बीज उपचार करें। बीज को उपचार आपका कार्बोक्सिन करके आता है रसायन, उससे आप उपचार करें। आपका 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज। यदि आपका कार्बोक्सिन नहीं है, आप जैविक करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा वेरिटी से उपचारित कर सकते हैं 8 ग्राम प्रति किलो बीज। और बीज को उपचार करने का तरीका जो है, जैसे मिक्स कर लीजिए हल्का पानी देके, उसके बाद उसको छाया जगह में सुखा लीजिए। उसके बाद ही आप उसको खेत में बुआई करें। तो इस प्रकार बीज उपचार यदि करते हैं तो आपका बाद में होने वाले रोग से बचाव किया जा सकता है।
दूसरा बात, आप यदि दीमक का प्रकोप है खेत में, दीमक का प्रकोप से आपका गेहूं का बहुत ज़्यादा क्षति होता है, तो इसके लिए भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड करके दवा कीटनाशक आता है 17.8 SL, तो इसका 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो 5 ml प्रति किलो बीज में उपचार कर लें और उसके बाद बुआई करें, तो इससे भी आपका दीमक का प्रकोप जो है थोड़ा सा कम होगा और उससे बचाव किया जा सकता है। अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि समय पर खरपतवार का नियंत्रण हो और फसल को कीटों और रोगों से बचाया जा सके। दीमक, आर्मी वर्म, जैसिडस तथा चूहे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम बुआई के समय करनी चाहिए। उस समय इंडोसल्फान का छिड़काव करना चाहिए। दीमक के लिए क्लोरपायरीफॉस को सिंचाई के साथ देना होगा। किसान जिसका खेत में गेहूं लगा हुआ है, तो अभी जैसे आपका किसी का 20 दिन 25 दिन ऐसी उम्र का हो गया होगा या 1 महीना का हो गया होगा, तो किसान भाई उसमें सिंचाई ज़रूर करें। सिंचाई करने से बहुत सारा पौधा में मजबूती आता है और जो भी खाद है ये सब का दें। उसके बाद यदि आपका ज़्यादातर रोग का प्रकोप होता है, इसमें रस्ट का प्रकोप होता है, किट बोलते हैं। इसमें ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, 3 टाइप का किट रोग पाया जाता है। तो इसके लिए किसान भाई एक बार ज़रूर से एक मेनकोजेब आता है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज, उसको आप छिड़काव कर दें। बीमारी आए चाहे नहीं आए, एक बार ज़रूर कर दें। उसके बाद आपका ज़्यादा संभावना रहता है उस रोग का प्रकोप नहीं होने का। तो मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें, जिससे आपका ये कीट रोग जो है या अन्य जो फंगल डिजीज है वो आपको बचा जा सकता है, नहीं हो सकता। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इकालक्स के घोल का छिड़काव करें। यदि झुलसा पत्ती धब्बा, रोली रोग, कंडवा, मोलिया धब्बा जैसे रोग गेहूं की फसल में लगे हुए दिखाई दें, तो मैंकोजेब रोली राग के लिए गंधक का चूर्ण, कंडुए के लिए थीरम या वीटावैक्स से उपचार करें। चूहों के नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड या राटाफिन की गोलियों का इस्तेमाल करें। सामयिक देखभाल, खरपतवार का नियंत्रण करें, घास पात जो भी है उसका निकौनी करें। 2 बार कम से कम करना चाहिए निकौनी, और नहीं तो फिर वीडिसाइड है, कीटनाशक है, उसका छिड़काव करें। सल्फोफुरान है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। 2,4-D का है, उसको छिड़काव कर सकते हैं। 30 से 35 दिन जब हो जाएगा तब उसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर किसान भाइयों को दीमक का प्रकोप भी बाद में होता है। जिस खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो उसमें ज़्यादातर दीमक का प्रकोप होता है। तो इसी अवस्था में दीमक के लिए किसान भाई जो है इमिडाक्लोप्रिड का ही दवा को आपका 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला लें। उसका ड्रेंचिंग करें। तना जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर जो मिट्टी में, ज़्यादातर तो मिट्टी में ही रहता है दीमक का, तो उसको ड्रेंचिंग करने से कंट्रोल होता है। तो किसान भाई जो लेट से गेहूँ लगाए हैं वो क्या करें? लेट से भी देखिए, लेट से रहे चाहे टाइमली रहे, यदि उसका दीमक का प्रकोप उस खेत में है, प्रकोप हुआ है, तो यही दवा देना पड़ेगा उसको। उसके बाद यदि उसका फिर रोग का प्रकोप हो गया, येलो रस्ट का या ब्राउन रस्ट या ब्लैक रस्ट का, तो उसकी इस हालत में आप मेनकोजेब या जीनेब करके आता है दवा, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करें तो कंट्रोल हो जाएगा। या फिर वो भी नहीं मिल रहा है तो वीटावैक्स करके आता है, जिसको कार्बोक्सिन के नाम से जाना जाता है, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपका मेनकोजेब और जीनेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर उसी में कंट्रोल हो जाएगा। जो भी तीनों रस्ट, ये तीनों कंट्रोल हो जाएगा। गेहूं में कई बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। यदि खेत में नमी की कमी रह गई तो बालियां परिपक्व नहीं हो सकेंगी और पैदावार गड़बड़ा सकती है। सिंचाई करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त हवा ज़्यादा तेज ना हो, वरना फसल गिरने का डर रहता है। किसान भाइयों को जैसे बीज अच्छा होना चाहिए, बीज का उपचार जरूर करें, जो भी बताए रासायनिक। यदि रासायनिक से नहीं करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी से करें, 8 ग्राम प्रति किलो बीज।
उसके बाद आप डाई पोटास का ज़रूर यूज करें। यूरिया खाली यूरिया का यूज नहीं करें, डाई पोटास यूरिया तीनों का संतुलित मात्रा में यूज करें। और पोटास तो ज़रूर ही करें, क्योंकि पोटास से रोग लगने की जो ये है ताकत, उसको रोकने की, उसको रक्षा करता है। और इस प्रकार जो यूरिया है उसको भी 3 डोज में दें, स्प्लिट डोज में। और सिंचाई आवश्यकता अनुसार आप देते रहें। जब मिट्टी सूख जाता है तो आप सिंचाई करें, ओवर सिंचाई भी नहीं करें। ओवर सिंचाई करने से भी रोग और बीमारी का प्रकोप जरूर आता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा गेहूं की फसल की सामयिक देखभाल कैसे करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है गर्मा सब्जियों की खेती के बारे में। अभी समय आने वाला है गर्मी के मौसम का, और गर्मी के मौसम में हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो गर्मियों की सब्जियों की खेती करते हैं। तो गर्मा सब्जियों की खेती कैसे करना है और सही प्रभेद का चुनाव कैसे करना है, इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है हमारे किसान भाई बहनों को। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, गर्मियां शुरू होने वाली हैं और आप अपने खेतों में सब्जियों की खेती करने की सोच रहे होंगे। ऐसे में गर्मा सब्जियों की खेती किस प्रकार से की जाए, सही तरीके से उन फसल की देखभाल करना भी बेहद आवश्यक है। और सबसे प्रमुख तौर पर सब्जियों के उन्नत प्रभेद का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में, और आइए मिलते हैं यहाँ के प्रधान डॉक्टर AK सिंह जी से और जानते हैं गर्मा सब्जियों की खेती व उन्नत प्रभेद का चुनाव के बारे में। फरवरी का महीना चल रहा है और किसान भाइयों को गर्मा सब्जियों के चुनाव की जब बात आती है तो सबसे बड़ा इसमें परिवार गर्मा सब्जियों का तो कद्दू वर्गीय सब्जियों का ही आता है, जिसमें हमारे लौकी, खीरा, कोहड़ा, कद्दू, झिंगी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये इनका एक बहुत बड़ा एक परिवार है। इसके अलावा किसान भाई जो हमारी सोलनेसी परिवार की सब्जियां हैं, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, इनकी भी रोपाई फरवरी के महीने में करते हैं। और साथ साथ गर्मा भिंडी की बात भी करते तो वो भी कहने का मतलब फरवरी के महीने में एक सब्जियों के बहुत बड़े समूह के बुआई का समय आता है। इसलिए किसान भाइयों को अब अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि उनका गर्मा सब्जियों का उत्पादन भी अच्छा मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं गर्मा सब्जियों के प्रभेद के बारे में चर्चा करूंगा किसान भाइयों से, क्योंकि अगर उन्नत किस्म का बीज किसान भाइयों को मिल जाता है तो आधी समस्या उनकी अपने आप खत्म हो जाती है। हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची की अगर हम बात करें, जहां हम लोग आज खड़े हैं, तो हम लोगों ने भी सब्जियों की करीब 52 किस्मों का विकास यहां से किया है, जिनमें गर्मा सब्जियां जिनका नाम अभी हम ले रहे थे वो भी आती हैं। अगर हम सबसे पहले कद्दू की बात करें या कोहड़ा जिसे हम बोलते हैं, तो स्वर्ण अमृत एक ऐसी किस्म है जो कि हमारे झारखंड के जलवायु के लिए बड़ी अच्छी पाई गई है। इसका फल भी 1.5 से 2 किलोग्राम का ही होता है और उपज भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अगर हम नेनुआ की बात करें तो स्वर्ण प्रभा एक बहुत उन्नतशील किस्म है, हल्का सफ़ेद रंग का, बहुत हरा, गाढ़ा हरा फल इसका नहीं होता है, क्रीम कलर का हल्का हरे रंग का फल होता है और उपज भी बहुत अच्छी है। झिंगी में स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार बड़ी उन्नतशील दोनों किस्में हैं। इसके अलावा करेले की बात करें तो अर्का हरित एक बहुत ही अच्छी जो उन्नत किस्म है, जिसका कि बीज भी हम लोग काफ़ी समय से बना भी रहे हैं और उसका भी बीज यहाँ पे उपलब्ध है। टमाटर, बैगन, मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर में स्वर्ण नवीन, स्वर्ण लालिमा, अगर संकर किस्मों की बात करें स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण वैभव, ये उन्नतशील किस्में टमाटर की हैं। बैगन में भी स्वर्ण नीलिमा संकर किस्म है। स्वर्ण नीलिमा के अलावा स्वर्ण शक्ति एक भी हमारा संकर है जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देना है। दूसरी तरफ स्वर्ण मणि एक बहुत ही पुरानी हमारी किस्म है जो कि जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी भी है, तो उसकी खेती भी क्या किसान भाई कर सकते हैं। ओबलांग या लंबे बैगनी रंग के बैगन में स्वर्ण प्रतिभा एक बहुत अच्छी किस्म है। तो इस तरह से टमाटर और बैगन में हमारे सामान्य और संकर दोनों किस्मों हम लोग बना रहे हैं और किसान भाई इनका बीज भी यहाँ से ले सकते हैं। मिर्च की भी अगर शिमला मिर्च की बात करें, स्वर्ण प्रफुल्ल्या एक बहुत ही अच्छी उन्नत किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है और हरे में तो इसके फल को खाते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो पीला जो कलर्ड कैप्सिकम की बात हम लोग करते हैं, रंगीन शिमला मिर्च पीले रंग का इसका फल होता है, तो इसको हम रंगीन के रूप में भी खा सकते हैं।
तो तरबूज की बात करते हैं तो अर्का अनामिका बड़ी उन्नत किस्म है, इसका बीज भी उपलब्ध है और आजकल दूसरे भी निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीज भी बाजार में उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी उनकी उत्पादन क्षमता है। तो किसान भाई उन्नत प्रभेद का चुनाव जरूर करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले 1 से 2 जुताई बढ़िया करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, जैसे आजकल ऑर्गेनिक जैविक कृषि की बात बड़े पैमाने पे हो रही है, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करने की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो जो हमारा जैविक कृषि की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमको सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। केचुआ की खाद भी आजकल उपलब्ध है, उसका भी व्यवहार कर सकते हैं। तो सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ अगर हम मुख्य पोषक तत्व की बात करें जो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास हैं, इनकी नत्रजन की मात्रा तो करीब 1/3 हम प्रारंभ में देते हैं खेत की तैयारी के समय और शेष को 2-3 भागों में खड़ी फसल में थाले के चारों तरफ देते हैं। अब रोपाई की बात अगर करते हैं तो आजकल उठी हुई क्यारियों पे रोपाई का प्रचलन है। 1 मीटर चौड़ी और लंबाई अपने व्यवस्था जो जितना जगह उपलब्ध हो लंबाई की भी रख सकते हैं। 1 मीटर चौड़ी है और करीब 1 फीट ऊंची उठी हुई क्यारियों पे हम लोग आजकल रोपाई या बुआई के लिए संस्तुति कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि उठी हुई क्यारियों पे जब हम रोपाई बुआई की संस्तुति करते हैं तो उसमें हम प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के मल्च के प्रयोग से हमारा जो खरपतवारों का नियंत्रण स्वतः हो जाता है। साथ साथ टपकन सिंचाई विधि की भी व्यवस्था उसमें हम शुरू में ही रख देते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी का काफ़ी अभाव रहता है। हमारे पर झारखंड प्रदेश में भी 10 से 12% क्षेत्रफल ही सिंचित हैं। तो टपकन सिंचाई विधि एक ऐसा वरदान है जिससे कि हमको कम से कम न्यूनतम पानी में हमारे फसल को जल उपलब्ध हो जाता है। और हम लोगों ने देखा भी है कि करीब 70 से 75% हम जल का बचत भी कर सकते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में काफ़ी समस्या रहती है। तो टपकन सिंचाई विधि का किसान भाई प्रयोग करेंगे और इस तरह से बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ मिलने जाएगा। देखिए गर्मा मौसम में सिंचाई का अंतराल अभी जैसे फरवरी के महीने में तो उतना जल्दी नहीं पड़ता तापक्रम, लेकिन जब बढ़ जाएगा अप्रैल मई के महीने में 1 हफ्ते के अंतराल पे कम से कम हम लोग सिंचाई के लिए संस्तुति करते हैं। और वैसे तो सिंचाई ऐसी प्रक्रिया है जब भी पौधों को नमी की प्रभाव कम रहे उस समय ड्रिप को चलाना पड़ता है। और आवश्यकता अनुसार 4 से 5 दिन के अंतराल पे बहुत गर्मी पड़ रही तो 2 से 3 दिन के अंतराल पे भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो ड्रिप के चलाने का समय तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। हम सोलनेसी परिवार की सब्जियों की बात करते हैं। टमाटर बैगन में जीवाणु मुरझा रोग यहाँ काफ़ी आता है। उसके लिए मैंने कहा कि हमारे झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, कृषि योग्य चूने का प्रयोग किसान भाई करें। फलवेधक कीट भी लतर वाली सब्जियों में बहुत आता है, उसके लिए हम लोग फेरोमोन ट्रैप की संस्तुति करते हैं। इस फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है नर कीट स्वतः फंस जाता है और हमको रासायनिक कीट नियंत्रण से बचाव होता है। साथ साथ चूसने वाले जो हमारे कीट हैं, एफिड है, दूसरे भी जो कीट हैं उनके रोकथाम के लिए हम लोग स्टिकर का प्रयोग अभी कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम हमको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़े और हमारी फसल भी सुरक्षित रहे। तो किसान भाई बहन आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए और हमसे लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। अगर किसी कारण आपने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर भी। तो चलिए देखिए हमारे कार्यक्रम को और आनंद लीजिए। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।